ओके। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ओके। तो कल जो हमने पढ़ा डिक्शनरी पढ़ा और उसके साथ लूप्स भी पढ़े। और लूप्स को लिस्ट में कैसे देखते हैं और फिर डिक्शनरी के अंदर कैसे देखते हैं। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो हम पहले वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है या प्रैक्टिस किया है थोड़ा, तो कोई सी भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझसे भी जो है क्वेश्चन कर लें, फिर हम आगे मूव करेंगे। मिस नेहा, अगर आप ये देखें ना, जो हमने इस वक्त खोला कोलैब, तो यही कोलैब आप अपने एंड पे भी क्रिएट कर सकती हैं। लाइक मुझे बताइएगा, आपको आती है क्रिएट करनी कोलैब? या तो सेम जैसे मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई, कि मैंने एक कोड लिखा फॉर लूप का, तो वही आप जो है वो अपने एंड पे भी कोलैब खोल के, तो जीपीटी पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके कह सकती हैं कि मुझे एक इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे थोड़ी स्टेटमेंट दो यहाँ पे कि मैं क्या करूँ इस तरह का। ठीक है, तो वो आपको स्टेटमेंट देगा, कि आप ये लिस्ट है, आपने इसको प्रिंट करना है कुछ इस तरह का, तो आप उसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। ओके। ओके। तो ठीक है, फिर आज जो है मैं एक्सरसाइज दूंगा सॉल्व करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर आप उसको कर सकते हैं। ओके, नो वरीज। ठीक है। तो आज जो कल के ही थोड़े टॉपिक थे जो हमारे रह गए थे, तो पहले हम उनको देख लेंगे। तो मैं कल को थोड़ा सा टच दूं कि कल हमने क्या पढ़ा। कल हमने ये पढ़ा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सी भी एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी समथिंग लाइक दिस, एंड आप कोई भी वैल्यूज उसके अंदर हैं, सो आई एम टेकिंग टू की वैल्यू पेयर्स एंड country as Pakistan. ठीक है, so I am taking this as a dictionary and now I have to apply a for loop here. Okay. ओके। तो अब मुझे इस पे लगानी है एक फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए सिंपली आपके पास फॉर का कीवर्ड आता है, फिर आपके पास वो वेरिएबल आता है जिसने आइट्रेट करना है। फॉर एग्जांपल वो वेरिएबल पहले यहाँ पे होगा, इस पे होगा, इस वाली की वैल्यू पेयर पे होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट आइट्रेशन में वो फिर इस पे जाएगा और फिर आगे आगे मूव करता जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे फॉर, इसको हम कहते हैं, इसको हम की कहते हैं, फॉर की इन डिक्शनरी। ओके। और हमें क्या करना है, प्रिंट करना है डिक्शनरी का, डिक्शनरी का उस की के कॉरस्पॉन्डिंग जोन सा भी हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, हमें वो प्रिंट करना है। ठीक है, पहले हम इसको रन करते हैं, तो ये प्रिंट करें। ठीक है, ये तो एक तरीका था ये करने का। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, आज कल हमने ये भी पढ़ा था कि डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिक्शनरी के ऊपर आप कोई फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, कीज। तो ये सारी जो भी कीज है वो आपको देगा। अगर आप इसी डिक्शनरी पे अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह का, तो ये उस डिक्शनरी में जितने भी वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल अहमद इज अ वैल्यू एंड पाकिस्तान इज आल्सो अ वैल्यू, तो ये उसको प्रिंट करेगा। ठीक है। एंड तीसरा हमने एक मेन चीज पढ़ी थी, वो थी हमारे पास आइटम्स। हमने पढ़ा था जब हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, आइटम्स का फंक्शन यूज करते हैं, तो जो डिक्शनरी होती है वो बन जाती है हमारे पास लिस्ट, और उसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास टपल्स। और टप्पल में दो चीजें होती हैं हमारे पास, पहला तो होता है हमारे पास की, और दूसरी चीज होती है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, कंट्री, एंड कंट्री की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास है पाकिस्तान। तो जब हम ये अप्लाई करते हैं किसी भी डिक्शनरी के ऊपर डॉट आइटम्स का फंक्शन, तो वो क्या करता है, की वैल्यू पेयर्स को इन द फॉर्म ऑफ टप्पल्स एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा देता है। ठीक है।
और अब हम ये पढ़ेंगे कि इसको देखेंगे कि फॉर लूप हम कैसे लगा सकते हैं आइटम्स को यूज करके। ठीक है, तो अब ये वाला देखते हैं। सो अब इसी फॉर लूप को हम थोड़ा सा मजीद चेंज करेंगे और इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह। फॉर, एक हमारे पास आ जाएगी की, एक आ जाएगी हमारे पास वैल्यू इन। ये देखिएगा आप यहाँ पे मेरे पास ये सारा कोड लिखा आ गया। देखिए यहाँ पे ये, अब इसने क्या किया, जब हमने कहा डिक्शनरी डॉट आइटम्स किया हमने, तो इसने क्या किया, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरह, कुछ इस तरह कन्वर्ट कर दिया। हमने कहा कि क्यों, अच्छा देखें, जब उसने इस तरह कन्वर्ट कर दिया तो हर आइटेशन में हमारे पास क्या होगा, पहला इंडेक्स। तो पहले इंडेक्स में हमारे पास क्या है, पहले इंडेक्स में हमारे पास पूरा टप्पल है एक, और वो ये है, ये पूरा टप्पल पहले इंडेक्स पे आएगा हमारे पास। नेक्स्ट इंडेक्स में ये वाला पूरा टप्पल होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस पहले टप्पल का जो की था, जो मतलब कि पहली वैल्यू थी नेम, वो स्टोर करवा दी इसमें, और जो नेक्स्ट वैल्यू थी जो कि ये चीज थी वो स्टोर करवा दी हमने इसमें। ठीक है, इसको मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पे, ये है अहमद, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो जब मैंने बताया था कि जब भी हम डिक्शनरी पे आइटम्स का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट आती है, और उस लिस्ट के अंदर आ जाते हैं हमारे पास टप्पल्स, और हर टप्पल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारे पास की, और दूसरी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो जब हमने इस पे डिक्शनरी का फंक्शन अप्लाई किया आइटम्स, तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में चीजें आई। तो हमने जो हर हर टप्पल में, हर टप्पल का जो पहला एलिमेंट था वो स्टोर करवा लिया एज अ की, और सेकंड एज अ वैल्यू। क्योंकि हमने प्रिंट करवाना है जस्ट वैल्यू, तो हम जस्ट ये करेंगे कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा जो भी इस वक्त हमारे पास वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में हमारे पास वैल्यू थी अहमद, और इस केस में हमारे पास वैल्यू थी पाकिस्तान। इसमें क्या था, ये हमने कल डिटेल में पढ़ा था कि जब हम डिक्शनरी पे डायरेक्ट फॉर लूप अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर आता है इस वक्त की क्या है। ठीक है, तो हर दफा की आती जाएगी, तो हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए तो फिर हम उस की को यूज करके उस डिक्शनरी के अंदर जो भी उस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो हम यूज कर लेंगे। अगर मैं अब इसको रन करूं, ओके, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ क्लोज, तो देखिएगा मुझे दोनों केस में ये सेम चीजें दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी कि फॉर लूप कैसे हमने जो है ना वो कल देखी कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, अच्छा आपने अभी देख लिया कि आप डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद डिक्शनरी में चीज़ें कैसे आप डिक्शनरी के अंदर चीज़ें डालते हैं, डिक्शनरी के अंदर लूप कैसे लगाते हैं, डिफरेंट फंक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं। नाउ वी आर टेकिंग कि डिक्शनरी के अंदर से एलिमेंट्स आपको रिमूव कैसे करने हैं। ठीक है, तो दो सिंपल हमारे पास मेथड्स हैं। एक है पॉप। अब पॉप क्या करता है, पॉप लेता है आपसे एक की, कि किस की वैल्यू पेयर को आप रिमूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, पीछे पढ़ा था कि की जो है वो हमेशा यूनिक होती है हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सी भी की देते हैं पॉप के अंदर, तो वो उस की वैल्यू पेयर दोनों को रिमूव कर देगा। ठीक है, एंड जो सेकंड वाला फंक्शन है पॉप आइटम, ये क्या करता है, उस डिक्शनरी के अंदर जो सा भी लास्ट पे एलिमेंट लिखा होता है उसको खत्म कर देते हैं। सो इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा। इट इज यूज्ड टू रिमूव द स्पेसिफाइड एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी। स्पेसिफाइड मतलब जोन सा भी हम इस फंक्शन के अंदर देंगे, फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट्स के अंदर जोन सा भी हम देंगे ये उसको रिमूव कर देगा। लेकिन नीचे वाला पॉप आइटम क्या करता है, इट इज यूज टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी। ठीक है, ये कोई हमारे पास कोई चीज नहीं लेता, लाइक आर्ग्यूमेंट नहीं लेता कि किसको रिमूव करना है। अच्छा, इसकी आगे से मैं अगर थोड़ी लिखूं, इसको हम कर देते हैं खत्म। सो वी आर टेकिंग दिस एज एन एग्जाम्पल, ये वाली डिक्शनरी। ठीक है, अभी जो मैंने प्रेस किया है ना वो ये चीज है, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश। जब आप ये प्रेस करते हैं तो आपने जितनी भी चीज कमेंट की होती है वो कमेंट आउट हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस दिस बैक, बैक स्पेस आई थिंक। अच्छा, ठीक है, ये है, तो हमने रिमूव करना है, हमें रिमूव करना है ये चीज रिमूव करनी है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें, तो मुझे दो चीजें रिमूव करनी है, मुझे ये भी रिमूव करना है और मुझे ये लास्ट वाली चीज भी रिमूव करनी है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट तरीके से लिखी हैं। तो एक पहला तरीका हम यूज करेंगे पॉप वाला, पॉप, पॉप मेथड। एंड हमने देखा कि इस मेथड में हमें एक की पास करनी पड़ती है, लाइक कि किसको आप रिमूव करना चाह रहे हो। ठीक है,
तो डिक्शनरी थ्री डॉट पॉप का फंक्शन हम यूज करेंगे। इसके अंदर मुझे किसको रिमूव करना है? मुझे रिमूव करना है इस चीज को। तो इसके लिए मैं दूंगा क्या, इसके अंदर मैं दूंगा कि ये की है, मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो की वैल्यू पेयर है वो सारा रिमूव करना है, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करूं तो इसके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये वाला की वैल्यू पेयर, ठीक है। नाउ इफ आई रन इट, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे थी जो था वो कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू और वो दोनों गायब हैं, क्योंकि हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। डॉट पॉप का फंक्शन हमने यूज किया, उसके अंदर की हमने पास की थ्री, जो कि ये वाली थी, तो उसने उस की वैल्यू पेयर को क्या कर दिया, खत्म। तो ये तरीका था कि आपने कोई स्पेसिफाई इंडेक्स दिया, स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर दिया, उसने रिमूव कर दिया। फॉर एग्जांपल अब आप चाहते हैं कि आपको रिमूव करना है लास्ट वाला एलिमेंट, क्योंकि ये भी आप देखिएगा ये भी डिफरेंट वे में मैंने लिखा है, तो मुझे इसको भी रिमूव करना है। क्योंकि ये लास्ट पे लिखा है तो इसके लिए मैं सिंपल मेथड यूज कर सकता हूँ पॉप आइटम का, ठीक है। तो ये इसको रिमूव कर देगा। एंड इसके बाद मैं दोबारा से अगर डिक्शनरी प्रिंट करूँ अपनी, तो अब मुझे ये जो फाइव वाला इंडेक्स है, फाइव वाला जो की वैल्यू पेयर है, ये भी शो नहीं करेगा। तो आप देखिएगा इसने पहले थ्री को रिमूव किया, लेकिन अभी फाइव था। लेकिन नेक्स्ट पे जब हमने पॉप आइटम कॉल किया, उसके बाद जब हमने प्रिंट किया, तो हमारे पास जो फाइव सी वाला की वैल्यू पेयर था वो भी हो गया खत्म, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कि आपने डिक्शनरी से एलिमेंट्स कैसे रिमूव करने हैं। सो दो ये चीजें आपके पास हैं, ठीक है। ओके। ओके, डॉट अपडेट भी है हमारे पास एक फंक्शन। इसकी सिंपल सी मैं अगर आपको डिस्क्रिप्शन बताऊं तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरी ए है एंड डिक्शनरी बी है। आप चाहते हैं कि जो डिक्शनरी बी का जो कंटेंट है ना, फॉर एग्जांपल वो भी थाउजेंड ऑफ की वैल्यू पेयर्स हैं। तो अगर आप मैन्युअली कॉपी पेस्ट करेंगे तो इट वुड टेक टाइम फॉर श्योर। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या करेंगे, आप कुछ इस तरह करेंगे। लेट मी इरेज इट। आप कहेंगे कि मुझे किस में जो है वो ऐड करना है, मुझे डिक्शनरी टू में ऐड करना है। तो आप उस पर अप्लाई करेंगे अपडेट का फंक्शन, और आप उसके अंदर दे देंगे कि क्या आप अपडेट करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, डिक्शनरी टू पे हमने अप्लाई किया अपडेट का फंक्शन, उसके अंदर पास किया डिक्शनरी थ्री। तो इससे क्या होगा कि डिक्शनरी टू के जो कंटेंट था लाइक सिटी फैसलाबाद के आगे क्या आ जाएगा, ये सारा कंटेंट उठा के वो इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ये उस फंक्शन के बाद हमारे पास ये सारा कंटेंट इकट्ठा हो गया, तो हमारे पास डिक्शनरी टू के अंदर आ गया और वो अपडेट हो गई। तो ये इसलिए यूज होता है कि अगर आप कोई सी भी डिक्शनरी का कंटेंट आप जो है ना वो किसी दूसरे में पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं। नाउ इफ आई रन इट, अगर मैं प्रिंट करूँ अपनी डिक्शनरी टू को, तो आप देखिएगा इसके अंदर सिर्फ फोर कंटेंट्स हैं, फोर की वैल्यू पेयर्स हैं। और अब मैंने ये फंक्शन अप्लाई किया है तो अब इसके अंदर फोर एंड फाइव, इसके अंदर नाइन की वैल्यू पेयर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे ये सारा वन पाइथन टू सी प्लस प्लस ये सारा वाला जो कंटेंट था की वैल्यू पेयर्स वो सारे इसमें ऐड हो गए। तो ये है अपडेट का फंक्शन, ठीक है, जिससे आप दो की वैल्यू पेयर्स को, दो डिक्शनरीज को आपस में मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब इसका ये प्रॉब्लम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक डिक्शनरी नहीं है, ये क्या है, ये कोई टपल है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह की है आपके पास, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके पास कोई टप्पल है, ठीक है। तो टप्पल कैसे होती है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह होगी। लिखा है नेम और लिखा है अहमद। एक और टप्पल है उसके अंदर लिखा है सिटी एंड लिखा है सियालकोट एंड लिखा है कंट्री एंड लिखा है हमारे पास पाकिस्तान, ठीक है। सपोज के ये नहीं है। तो इस वक्त हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर तीन टपल्स हैं। ये जीरो इंडेक्स पे ये वाली टपल है, ये वाली, देन सिटी एंड सियालकोट वाली, और लास्ट पे ये टपल है, ठीक है, पाकिस्तान वाली। और हर टपल के अंदर दो चीजें हैं, ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं, एक है नेम और दूसरा हमारे पास अहमद, लाइक इस तरह दो चीजें। अब हम चाहते हैं कि हम इसको डिक्शनरी टू के अंदर अपेंड करवा दें, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसे करना पड़ेगा कन्वर्ट डिक्शनरी में। अब ये तो हमारे पास तीन की वैल्यू पेयर्स है ना, तो इट वुड इजी फॉर अस कि हम कन्वर्ट कर लें और देन हम जो है वो मर्ज करें। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ की वैल्यू पेयर्स हैं,
तो उस केस में क्या हम मैन्युअली पहले इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन यूज करेंगे? नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है डिक्ट का। इसके अंदर हम पास करते हैं वो चीज जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिक्शनरी में। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ए इसमें इसमें जो है वो पास किया, और मैं इसको डिक्शनरी 3 के नाम से इसको बना लेता हूँ। ठीक है। नाउ इफ आई रन इट, डिक्शनरी 3 को। ठीक है, पहले हम इसको रन करते हैं, फिर हम इसको जो है ना वो अपडेट करते हैं डिक्शनरी 2 के अंदर। पहले हम इसको रन करते हैं। ठीक है। तो आप देखिएगा ये अब मुझे क्या दे रहा है कि मुझे एक डिक्शनरी दे रहा है कि आपके पास ये जो है हमने इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो डिक्ट का फंक्शन क्या करता है? डिक्ट इज अ कंस्ट्रक्टर एक्चुअली। कंस्ट्रक्टर ये चीज होती है कि जिस चीज का भी वो कंस्ट्रक्टर होता है, जिस चीज में भी आपने फॉर एग्जांपल हमने लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो लिस्ट का भी एक कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता है। कोई भी चीज आप पास करो, वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। हमारे पास सेट का भी कंस्ट्रक्टर होता है हमारे पास। तो आप देखिएगा इन सब का कलर मैच कर रहा है। वाई? बिकॉज ये सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे पास। कंस्ट्रक्टर क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है तो इसका मतलब उसके अंदर जो भी पास करोगे वो उसको लिस्ट बना देगा। अगर तो डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर है तो वो उसको डिक्शनरी बना देगा। ठीक है। तो अभी जो है हमारे पास कंस्ट्रक्टर है डिक्शनरी का। हमने अंदर पास किया एक लिस्ट ऑफ टपल्स, और उसने कन्वर्ट कर दिया इसको एक डिक्शनरी में। अब हम इसको मर्ज करेंगे अपनी इस वाली डिक्शनरी के अंदर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डिक्ट टू के अंदर, डिक टू के ऊपर अप्लाई करेंगे अपडेट का फंक्शन। उसके अंदर पास करेंगे डिक्शनरी 3। तो ये अब हमें क्या देगा? ये हमें देगा हमारे पास अपडेटेड डिक्शनरी 2। देखिए ये कंट्री, ये तो ऑलरेडी था इसमें। अच्छा, इसको हम चेंज करते हैं, इसमें अंदर कुछ और ऐड करते हैं ताकि शो हो। इसको हम शो कर देते हैं, एंड इसको हम कह देते हैं ABS, एंड इसको हम कह देते हैं कुछ भी कह देते हैं। ठीक है। Why is showing this? अच्छा, अब हम इसको अगर रन करें तो आप देखिए इसने अपडेट कर दिया इसको। क्या पे ABS आ गया, शो भी आ गया, BSS भी आ गया। अच्छा, अब पहले जब यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे नेम था तो वो अपडेट नहीं कर रहा था। असल में क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि डिक्शनरी के अंदर कीज हमेशा यूनिक होती हैं। तो हमने देखा कि उसने कहा कि जब हम अपडेट कर रहे हैं तो इसके अंदर तो ऑलरेडी नेम है। तो ये वाला नेम क्या करेंगे? हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है अहमद, वो इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। तो उसने इसको अलग से एक नया की वैल्यू पेयर नहीं बनाया, उसने बस क्या किया, उसने इसकी जगह क्या लिख दिया? अहमद। तो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा था जब हमने तब प्रिंट किया था? अहमद। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो देखिए अहमद शो हो रहा है। तो की हमेशा सेम होती है, हमेशा यूनिक होती है। उसकी कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम 10 वैल्यू भी लिखते हैं तो जो सबसे लास्ट पे हम वैल्यू ऐड करते हैं वो हर जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो पहले ये था, बाद में जब हमने इसको दोबारा ऐड किया तो क्योंकि ये सबसे लास्ट पे ऐड हुआ था, तो इस नेम के कॉरस्पॉन्डिंग हम लिख देंगे अहमद। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक नया की वैल्यू पे आ जाएगा, बस वैल्यू हम चेंज करेंगे। सो दिस वाज अपडेट फंक्शन, एंड साथ में हमने पढ़ा डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर कुछ भी पास करें तो वो कन्वर्ट कर देगा आपको डिक्शनरी में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें तो जिप का फंक्शन क्या करता है? एक एक चीज उठाता है एक लिस्ट से, दूसरी चीज उठाता है दूसरी लिस्ट से। ठीक है। तो जब हमने जिप के ऊपर अप्लाई किया डिक्शनरी का फंक्शन, तो उसने इसको बना दिया इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। पहले उसने यहां से ये वैल्यू उठाई, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू उठाई, तो इसको एक की वैल्यू पेयर बनाया, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट। ठीक है। सेम यहाँ पे भी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा 5, 2 के आएगा 6, एंड 3 के आएगा 7। ठीक है। अच्छा, जिप का फंक्शन एक जगह यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे तीन दो चीजें एक्स्ट्रा लिख दी हैं। ठीक है। तो वो देखेगा इन दोनों में सबसे कम कौन सी चीज है, तो देखेगा ये सबसे कम है। तो सिर्फ ये करेगा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5, 2 के 6, एंड 3 के 7। तो वो देखेगा इसके अंदर तो कोई बचा ही नहीं एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पे खत्म कर देगा फंक्शन। ठीक है। तो जिप इसलिए हम जो है ना वो यूज करते हैं कि वो ये चेक करता है सबसे मिनिमम इस वक्त लेंथ किसकी है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग चलें। ओके। बात यहाँ पे सब में सेम ही है कि आप डिक्शनरी को यूज करते हैं, डिक का कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं किसी भी डिफरेंट डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए डिक्शनरी के अंदर। ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। हाउ कैन वी इनिशियलाइज एन एम्प्टी सेट? तो आई थिंक आप में से शायद कुछ हैं यहाँ पे जिन्होंने पीछे वाले टॉपिक्स नहीं पढ़े। तो
ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डिक्शनरी में। डिक्शनरी को कैसे हम करेंगे? तो अभी हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर, मतलब कि कोई भी नाम दें आप अपनी डिक्शनरी को, ठीक है, उसके आगे लिखें डिक्ट ये। तो क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी पास नहीं किया, इसका मतलब कोई भी चीज़ कन्वर्ट नहीं होगी, तो एक एम्प्टी डिक्शनरी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का। एक और भी तरीका है, वो सिंपल ये है, जस्ट दिस। तो ये भी हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। उसके बाद देखें, सेट को करने का भी सेम तरीका है। सेट सेट को अगर आपने करना है तो सेट को भी आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको टप्पल करना है तो टप्पल को भी आप इनिशियलाइज करवा सकते हैं एम्प्टी थे। और अगर आपको लिस्ट करनी है तो लिस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। ओके। एंड यहाँ पे लास्ट पे लिखा है हाउ कैन वी चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ सेट। यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं, इन अ सेट, डिक्शनरी, लिस्ट। तो तरीका सबका सेम है। हमने पढ़ा था मेंबरशिप ऑपरेटर, और वो क्या है? इन ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर हम लिखें प्रिंट फोर इन ए, तो अगर तो फोर इस लिस्ट में होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रू। अगर नहीं होगा तो हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि है तो हमारे पास आना चाहिए ट्रू, लेकिन हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था नॉट। तो इस केस में हमें फॉल्स देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन भी करूं, इसको अगर मैं, तो ये हमें देगा ट्रू, क्योंकि हमने देखा कि फोर इस वाली ए में था फोर, तो उसने प्रिंट कर दिया ए। तो अगर चेक करना है कि कोई भी चीज़ किसी भी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी में है कि नहीं, तो आप इन को यूज़ करते हैं। ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। ओके। आज का जो मेन टॉपिक था ना, वो था हमारे पास कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपोज करें कि एक टीचर है, ठीक है। अब उसने करनी है मार्किंग स्टूडेंट्स के ग्रेड की। फॉर एग्जाम्पल उसके पास 10 से 12 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम यहाँ पे एक जो है ना वो चलिए वो हम बाद में करेंगे। अच्छा, उसके पास 10 से 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसने क्या करना है, हर हर स्टूडेंट के मार्क्स देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स हैं, ए के मार्क्स हैं 90 एंड ए के मार्क्स हैं 20। तो अब उसको ये देखना है कि उसने किसको असाइन करना है ए, किसको असाइन करना है बी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लगाते हैं कंडीशंस। यहाँ इस तरह की चीज़ों पे कंडीशन काम आती है, जहाँ पे आपने चेक करना हो कि मुझे क्या करना है और कब करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगा सकते हैं? हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं या फिर इक्वल टू 90 हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उसको असाइन करेंगे ए ग्रेड। और अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 30 हैं, तो उसको हम असाइन करेंगे एफ ग्रेड, ठीक है। तो कुछ इस तरह की हम चीज़ें करते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो है ना एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे इफ एल्स कंडीशंस की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए के अंदर है हमारे पास इस वक्त पड़ा हुआ 30, एंड एक और वेरिएबल है उसके अंदर भी पड़ा हुआ है हमारे पास 30। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर तो ए और बी इक्वल हैं, दोनों के अंदर वैल्यू क्या है? इक्वल, तो हम प्रिंट कर दें कि ए एंड बी आर इक्वल। और अगर तो ए और बी इक्वल नहीं है, तो हम प्रिंट कर दें ए और बी इक्वल नहीं है, कुछ इस तरह, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम यूज करेंगे इफ की कंडीशन। हम कहेंगे इफ ए जो है वो इक्वल्स टू है बी के। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ए इक्वल इक्वल्स टू बी, ये चेक करता है कि क्या दोनों जो वेरिएबल्स हैं, लाइक इसके आगे पीछे जो दो वेरिएबल्स लिखे हैं, इस ऑपरेटर के जो आगे पीछे लिखा है मैंने, क्या वो इक्वल हैं? ये चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल ये करूं, तो आप देखिएगा ये तो असल में क्या कर रहा है, ये तो असल में ये चीज कर रहा है, असाइनमेंट कर रहा है असल में, कि बी के अंदर जो कंटेंट लिखा था वो हम ए में स्टोर करवा रहे हैं। तो ये नहीं होगा। जब भी आप इफ यूज करें तो उसके आगे जो भी चीज आएगी उसका आंसर बूलियन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देखें, तो इसमें ए इक्वल्स टू बी है, मतलब कि एक असाइनमेंट कर रहे हैं हम, बी के अंदर जो वैल्यू है वो ए में स्टोर करवा रहे हैं। तो इसका आंसर हमारे पास कोई ट्रू फॉल्स में नहीं आएगा, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स। लेकिन अगर हम ये चेक करें ये, तो इस केस में हम क्या चेक कर रहे हैं? इस केस में हम कह रहे हैं ए इक्वल्स टू बी। इस केस में हम एक बूलियन आंसर रिटर्न करें कि क्या ए इक्वल्स टू बी है या नहीं है, ठीक है। तो इफ ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है कि क्या ए बी के बराबर है। अगर तो है, तो हमें प्रिंट करना है ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, इस तरह लिखता हूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा।
क्यों वर्क नहीं करेगा? क्योंकि आप देखें कि जो इफ है ना, इफ, अगर तो इफ ट्रू होता है, लाइक अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, लाइक ए इक्वल इक्वल्स टू बी आता है, तो अब इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो भी हमें लिखना है ना, उसको हमें इफ से एक स्पेस आगे लिखना है। ठीक है। अगर तो हम इस तरह लिखेंगे तो ये एरर देगा कि इफ के अंदर तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है। तो अगर तो हमें ये करना है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है और हमें कुछ एग्जीक्यूट करना है उस कंडीशन के ट्रू होने पे, जैसे हमें इस केस में अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमें ये प्रिंट करना है। ठीक है। तो फिर हम एक स्पेस देंगे यहाँ पे, टैब प्रेस करना है आपने, ECS की के नीचे एक की है टैब, उसको प्रिंट करना है, प्रेस करना है, तो ये आ जाएगा स्पेस के आगे। ठीक है। तो अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब कि ए इक्वल इक्वल्स टू बी हो जाएगा, तो ये प्रिंट कर देगा ये। अच्छा, अब सपोज करें कि मैंने कुछ ये लिखा हुआ है 31, तो आप देखिएगा इस केस में तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी ना, क्योंकि ए इक्वल इक्वल्स टू बी नहीं है। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, इस केस में लिखते हैं एल्स स्टेटमेंट, कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ए इक्वल इक्वल्स टू बी नहीं आता, तो आपको जाना है एल्स के अंदर, और एल्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए एंड बी और नॉट इक्वल, समथिंग लाइक दिस, कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अपॉन यू। तो ये थी हमारे पास इफ एल्स कंडीशन। यहां पे हमने चेक किया कि क्या दोनों इक्वल हैं, अगर तो इक्वल हैं तो प्रिंट करो ये, तो अगर तो इक्वल नहीं है तो प्रिंट करो ये। ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं, तो इस केस में आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होना चाहिए? इस केस में प्रिंट होना चाहिए एल्स वाली कंडीशन। वाई? बिकॉज ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में कि यहाँ पे क्या कुछ आ सकता है, तो मैं यहाँ पे सारा लिख देता हूँ यहाँ पे क्या कुछ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक तो हमने लिख दिया इक्वल टू, कि क्या दो चीज़ें इक्वल टू हैं, उसके लिए हमने यूज किया ये चीज़। हम चाहते हैं नॉट इक्वल टू, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ये चीज़, ये वाली चीज़। इसका मतलब है कि दो चीज़ें इक्वल नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या, इफ का मतलब क्या, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी। वाई? बिकॉज ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ठीक है। इसका मतलब था ए एंड बी आर इक्वल, इसका मतलब है ए एंड बी आर नॉट इक्वल, तो इस केस में ये प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि ए एंड बी इक्वल नहीं है। तो आप देखें इसने ये प्रिंट किया है, क्योंकि ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ठीक है। तो ये आपने यूज किया नॉट इक्वल टू के लिए। और भी बहुत से हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको यूज करना है ग्रेटर देन। ठीक है। उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। और भी हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल लेस देन के लिए आप ये यूज करते हैं। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू के लिए ये यूज करते हैं। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए आप ये यूज करते हैं। ठीक है। और भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑपरेटर हमारे पास है एंड, मैं बताता हूँ ये क्या ऑपरेटर है। एक है हमारे पास और, एक है हमारे पास नॉट। ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं, इन सब की वैल्यू हमारे पास आती है बूलियन। अब मैं इसको यूज बताता हूँ, यूज कहाँ पे करेंगे। फॉर एग्जांपल तो आपके पास है, इसकी ना हम लास्ट पे एक प्रैक्टिस भी करेंगे, सो डोंट वरी, लाइक अगर आपको थोड़ा मैसी फील हो रहा है कि ये बहुत कुछ एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह का है कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपकी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस चेक की जाती है आपकी, कि अटेंडेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसकी अटेंडेंस है 70%, एंड एक चीज़ होती है आपका CGPA। ठीक है। एंड सपोज के उस स्टूडेंट का CGPA 3.1 है। हमने एक कंडीशन लगानी है कि अगर तो स्टूडेंट का अटेंडेंस 70 है या 70 से ऊपर है, एक ये कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसका CGPA 3.0 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू करती हैं तो हमें कुछ प्रिंट करना है, यू आर यू नो पास्ट, कुछ इस तरह प्रिंट करेंगे। और एल्स के केस में कुछ भी प्रिंट कर देंगे। ठीक है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, पहले तो हमारी कंडीशन आएगी इफ की कंडीशन, उसमें हम क्या लिखेंगे, हम उसमें हमें करना है कि अटेंडेंस क्या हो, अटेंडेंस हो ग्रेटर देन 70 और इक्वल टू 70। ठीक है। तो हम कहेंगे इफ चेक करो क्या अटेंडेंस क्या है, वो ग्रेटर देन है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हम यहाँ पे ये यूज करेंगे, क्या अटेंडेंस जो है वो क्या ग्रेटर देन है और इक्वल टू है,
किसके? 70 के। अटेंडेंस मैंने गलत लिख दी है। ठीक है, एक ये कंडीशन आई। एक और हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, और वो क्या है? वो कंडीशन ये है कि क्या सीजीपीए जो है वो ग्रेटर देन है किससे? 3.0 से। अब इसमें देखिएगा, इसमें हमारी कंडीशन ये थी कि सीजीपीए जो हो वो हो ग्रेटर देन 3.0, ना कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3.0। ठीक है, तो इस केस में हम जस्ट लिखेंगे ग्रेटर देन। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस हैं, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। यहाँ पे यूज होता है हमारे पास एंड और नॉट। लाइक अगर आपने दो कंडीशंस को मर्ज करके एक कंडीशन बनाना है, तो उसमें आप यूज करते हैं एंड और नॉट। अब इस केस में हमारे पास क्या था? इस केस में हमें चेक करना था कि अटेंडेंस बी हो 70 से ज्यादा और सीजीपीए बी हो 3.0 से ज्यादा। मतलब कि दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली भी एंड ये वाली भी। और कोई ऐसी चीज आती है जिसमें आपने एक से ज्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, तो उस केस में आप यूज करते हैं एंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, चेक करो कि अटेंडेंस ग्रेटर देन है 70 से, और सीजीपीए बी ग्रेटर देन है 3.0 से। अगर तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, देन प्रिंट करो कि यू आर पास्ट। और अगर नहीं, तो प्रिंट कर दो नॉट पास्ट। अब इस केस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अभी तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, लाइक अटेंडेंस भी 70 है, सीजीपीए भी 3.1 है, तो ये प्रिंट करेगा ये वाली चीज, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू आ रही है। एंड का मतलब दोनों को चेक करो, दोनों ट्रू होनी चाहिए हमारे पास। लेकिन फॉर एग्जांपल इसको हम कर देते हैं 2.9। तो अब इस केस में अटेंडेंस तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है, बट सीजीपी इज नॉट ग्रेटर देन 3.0, सीजीपी इज लेस देन 3.0। तो एक कंडीशन तो ट्रू कर रही है, लेकिन दूसरी क्या है? फॉल्स। तो एंड क्या करता है, जब तक सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे इफ इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में ये प्रिंट करेगा एल्स वाली स्टेटमेंट। जब तक सारी ट्रू नहीं होती, नो वरीज। ठीक है। अच्छा, अब एक और हम सिनेरियो लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अब सिनेरियो ये कर दिया है कि अटेंड या तो अटेंडेंस हो 70 से ज़्यादा, या फिर सीजीपीए हो ग्रेटर देन 3.0। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है, तो आपको जो है ना उसको पास करना है। ठीक है, वी हैव चेंज द सिनेरियो लिटिल बिट। ठीक है, तो इस केस में हमारे हम कहेंगे चलो कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो जाने दो उसको। तो अब अगर इस केस में सीजीपीए आल दो इज लेस देन 3.0, लेकिन फिर भी हम इस कंडीशन के अंदर जाएंगे। वाई? बिकॉज नाउ वी आर यूजिंग एक्चुअली और ऑपरेटर। और ऑपरेटर वर्क करता है इस सिनेरियो के बेस पे कि अगर सारी कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू होती है आपके पास, तो वो सबको ट्रू कर देता है। ठीक है, तो इस केस में उसने देखा, इस केस में ये तो ट्रू कर रही है, लेकिन ये ट्रू नहीं कर रही। लेकिन चूंकि ये ट्रू कर रही है, तो वो अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि और क्या करता है, कोई एक को देखता है, कोई एक भी उसको अगर ट्रू मिल जाती है तो वो अंदर चले जाएगा। लेकिन एंड क्या करता है, वो सबको देखता है, मुझे सबको देखना है, सब ट्रू होंगी तभी ही मैं वो प्रिंट करूंगा। नाउ इफ आई रन इट, तो इट इज सेइंग यू आर पास्ड। आल्दो मेरा सीजीपीए जो है वो 2.9 है, और ये कंडीशन जो है वो फॉल्स कर रही है, लेकिन चूंकि आर है, तो आर चेक करते हैं कोई एक भी ट्रू होनी चाहिए। एंड इफ आई डू इट विद एंड, तो ये हमें क्या प्रिंट करेगा? यू आर नॉट पास। व्हाट इज सेइंग? सीजीपीए इज नॉट डिफाइंड। ओके, नो इफ आई रन इट, तो ये क्या बोलेगा? नॉट पास्ड। क्यों? क्योंकि मेरी जो सीजीपीए वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करी। तो ये क्या था कि आपने एक कंडीशन लिखी, वो कैसे लिखनी है मैंने वो बताया। अगर आपने एक से ज्यादा कंडीशंस लिखनी है और उन सबको इकट्ठी कुछ करना है आपने, तो उसके लिए आप फिर ये चीजें यूज करते हो। तो आप इनको कह सकते हो कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कह सकते हो। ठीक है, जो कंडीशंस को मर्ज करके एक नेस्टेड कंडीशंस बना देते हैं। अच्छा, इसमें तो था कि इफ एल्स है, बस इफ एल्स है, मतलब कि ये चीज नहीं तो ये चीज बस। लेकिन हर जगह ये सिनेरियो काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ग्रेडिंग को देखें, तो ग्रेडिंग में क्या चीज होती है? अगर तो स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो 90 से ऊपर है,
तो वो फॉल करेंगे ए कैटेगरी में। अगर तो 80 या 90 के दरमियान है देन वो फॉल करेंगे हमारे पास बी कैटेगरी में। तो मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं हमारे पास, बस ये नहीं है ये या ये। ठीक है। तो अगर तो कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के ग्रेड हैं, तो लेट्स हैव अ लिस्ट। उसको हम चले बाद में देखते हैं। चले एक स्टूडेंट है एंड उसका ग्रेड है हमारे पास, उसके मार्क्स है हमारे पास 66, और हमें इसे असाइन करना है एक ग्रेड। ठीक है। तो अब मुझे बताइएगा कि ग्रेड कैसे असाइन करते हैं हम। ओके, सो लेट्स हैव अ इफ कंडीशन। इसको हम एक डिस्क्रिप्टिव नाम देखते हैं मार्क्स का। तो हम कहते हैं अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है 90 के तो प्रिंट करो। चलिए सिंपल प्रिंट करते हैं ए प्लस। ए ए चले ए लिख देते हैं। ठीक है। ए। अब हमने कहा कि हमें एक और इफ कंडीशन लिखनी है। ठीक है। तो जब भी आप एक इफ स्टेटमेंट लिखें उसके बाद आपको एक और इफ स्टेटमेंट लिखनी है, यहां पे नहीं, नेक्स्ट पे। तो आप यूज करते हैं एल्स इफ, एलिफ। ठीक है। एलिफ क्या करता है? एलिफ चेक करता है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो वो फिर ये चेक करेगा। ठीक है। एल्स क्या कर रहा था? एल्स कर रहा था, एल्स क्या कर रहा था, अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स में जो भी लिखा है प्रिंट कर दो। लेकिन एलिफ क्या कर रहा है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है। तो इस केस में हम एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं। एल्स के केस में हम कह रहे हैं जो भी लिखा है प्रिंट कर दो, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एल्स क्या काम करता है, अगर तो लड़का पास नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है वो फेल है। ठीक है। तो एल्स में चेक करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। लेकिन एलिफ क्या करता है, एलिफ को हम एक न्यू कंडीशन देते हैं कि ये चेक करो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है। तो इस केस में हम एल्स को खत्म करते हैं। एलिफ, एलिफ में हम कह रहे हैं चेक करो क्या मार्क्स ग्रेटर देन है 80 के। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन है 80। ठीक है। हम चेक करना चाह रहे हैं एक रेंज। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर तो ग्रेटर देन है 80 से, एंड उसके मार्क्स जो हैं वो लेस देन है 90 से। ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स क्या हैं, हमारे पास मार्क्स उसके पास हैं 99। तो अगर तो हम देखें कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 और उसके मार्क्स कितने हैं 99, तो वो उसको बी ग्रेड दे देगा। तो इसका मतलब हमें एक रेंज फिक्स करनी है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन है 80 के लेकिन मार्क्स लेस देन होने चाहिए 90 के, मतलब कि कुछ इंटरवल हमने क्रिएट कर दिया कि 90 से लेके 80 तक का इंटरवल है। 90 से कम मार्क्स, 80 से ज्यादा मार्क्स। तो अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको प्रिंट करना है कि यू हैव असाइंड अ बी ग्रेड। और अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन है 70 के लेकिन मार्क्स जो है वो लेस देन है 80 के, मतलब कि अब हम कह रहे हैं कि अब आप देखो क्या स्टूडेंट के मार्क्स 70 और 80 के दरमियान में लाइक कर रहे हैं। अगर तो कुछ इस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको प्रिंट करना है सी। अब सपोज करते हैं कि हम कहते हैं कि 70 से नीचे जितने भी बच्चे हैं वो सारे फेल हैं। कोई कंडीशन इस तरह की है कि हम कहते हैं, तो इस केस में हम कहते हैं कि अगर तो स्टूडेंट की ये तीनों कंडीशन में से कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन है 70 के। ठीक है। तो इस केस में हम फिर एल्स पे जाएंगे कि जो भी चीज़ है आपको प्रिंट करना है। दरवाजा खोलना है एक सेकंड। ठीक है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, जो भी चीज़ है आपको प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है एफ। एक सेकंड, एक सेकंड गाइस, सिर्फ एक सेकंड। सॉरी गाइस। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करने लगे हैं एफ। ठीक है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो स्टूडेंट की ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो फिर चलो ये चेक कर लो कि शायद वो 70 से 80 पर लाइक करे। अगर ये भी नहीं चेक कर रही सेटिस्फाई, तो ये चेक कर लो शायद वो 70 से 80 पर लाइक करे। अगर तो ये भी नहीं कर रही, इसका मतलब उसके मार्क्स 70 से भी कम है।
चूंकि हमारी कंडीशन ये थी कि अगर तो 70 से कम मार्क्स हैं तो कर दो प्रिंट क्या एफ। तो ये सारी कंडीशंस पहले हमने चेक की, स्टूडेंट्स लाइन ने किया इस पे, तो हमने कहा अब वो फेल ही है, चाहे वो कुछ भी है वो फेल है। ठीक है। तो एज पे हमने ये चेक किया। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करें तो स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या आते हैं हमारे पास 66। तो सबसे पहले हम जाएंगे, इसको हम खत्म करते हैं, दोबारा प्रिंट करते हैं। अब उसने क्या प्रिंट किया है हमारे पास एफ। अब देखते हैं, हम इसको ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन पर गए एंड हमने चेक किया क्या मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है। उसने कहा नहीं है। तो फिर हम अगली कंडीशन पे गए, हम एल्फ इफ पे गए, हमने वहां पे चेक किया कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन है 80 के और मार्क्स लेस देन 90 के हैं, मतलब कि ये वाला इंटरवल फॉलो हो रहा है 80 से 90 वाला। तो उन्होंने कहा नहीं, ना ही तो वो ग्रेटर देन 80 हैं, हाँ मार्क्स लेस देन 90 हैं लेकिन ग्रेटर देन 80 नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आल तो ये कंडीशन ट्रू कर रही है कि मार्क्स लेस देन 90 हैं, लेकिन ये वाली ट्रू नहीं कर रही। इसका मतलब एंड चेक करता है दोनों कंडीशंस को, क्योंकि एक फॉलो नहीं हो रही तो इसका मतलब वो नहीं जाएगा इसमें। तो हम इसमें नहीं गए, हम नेक्स्ट पे आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ पे हमने कहा कि चेक करो कि क्या मार्क्स 70 से 80 के इंटरवल में है, क्या मार्क्स ग्रेटर देन है 70 के, तो उसने कहा नहीं। क्या लेस देन है 80 के, उसने कहा हाँ। लेकिन चूंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी और बीच में एंड लगा है, एंड को सारी कंडीशंस ट्रू चाहिए, तो वो कहेगा मुझे इसमें भी नहीं जाना। तो एंड पे क्या बचता है हमारे पास, एंड पे एल्स बचता है। तो एल्स में जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब आपके जो है ना वो माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास 90 है एंड हमारे पास 90 है, और आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल 90 के लिए तो ये सारी कंडीशंस ट्रू करती हैं, इफ भी ट्रू करती है, एलिफ भी ट्रू करती है और एलिफ भी ट्रू करती है, ये सारी ट्रू करती हैं। तो क्या इस केस में हमारे पास ए बी एंड सी आएगा? नहीं। इफ कंडीशंस कैसे वर्क करती हैं, अगर तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू कर जाती है, फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रू कर गई तो ये आगे कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा, सारी कंडीशन इसने क्या कर देनी है, निग्लेक्ट। और इसके आगे जो भी लिखा है ये वहां चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखा है लाइक यहाँ मैं कुछ भी कर रहा हूँ ये वहां आ जाएगा। तो ये वर्क कैसे करती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर तो ये कंडीशन ट्रू कर गई है तो ना ही तो ये आगे एलिफ टू रन करेगा, ना ही तो ये वाली रन करेगा, ना ही ये वाली रन करेगा, कोई भी रन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली एग्जीक्यूट करते हैं हम, ये वाली ट्रू हो जाती है कंडीशन, तो वो इसके आगे ये दोनों रन नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है हमारी। एलिफ का मतलब ही ये है, अगर तो ये ट्रू नहीं हुई तभी चेक करो। ठीक है। इस एलिफ का मतलब है अगर तो ऊपर वाली दोनों ट्रू नहीं हुई तो फिर इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है। तो इस तरह वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रन करूं 90, इफ आई रन इट, तो आप देखिए मेरे पास ए आया है, ना ही बी आया है ना ही सी आया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए चूंकि रन हो चुका है, इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो आगे सारी एलिफ कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्ट। और उसके आगे जो भी मैंने लिखा होगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है कोई चीज़ लिखी है ये, तो ये इसको प्रिंट करेगा। ठीक है। इन सब को कर देगा खत्म कि अब ये हमने चेक नहीं करना, तो आप इसको करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे एलिफ यूज नहीं किया, आपने इस तरह यूज किया है। ठीक है, कुछ इस तरह यूज किया है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है पहले इस कंडीशन को चेक करो, चाहे ये ट्रू है चाहे ये फॉल्स है, उससे अगली को भी आपने चेक करना है। चाहे ये ट्रू है चाहे ये फॉल्स है, उससे अगली को भी चेक करना है। वाई? बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग इफ, हम ये नहीं कह रहे एलिफ। एलिफ का क्या मतलब है, एलिफ का मतलब ये है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ही ये चेक करो, एलिफ एल्स इफ। ये क्या है, इफ, और ये क्या है, एल्स इफ, कि अगर तो ये ट्रू नहीं है तो ये ट्रू करो, तो ये चेक करो। लेकिन अगर हम सिंपली ये करते हैं तो इसका मतलब क्या है, चाहे ये ट्रू है चाहे ये फॉल्स है, नो कंसर्न, इसको आपने रन करना ही करना है। चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, उस अगली को रन करना ही करना है। ठीक है। तो ये आपने जो है वो ध्यान में रखना है कि इफ क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है और एल्स क्या होता है। तो लेट्स राइट हियर, इफ क्या करता है, चेक्स अ कंडीशन, ठीक है, and shows either like
ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है तो उसके बेस पे काम करता है। एल्स इफ क्या करता है, सॉरी एल इफ क्या करता है, रन्स इफ अपर कंडीशन इज फॉल्स। अगर तो ऊपर वाली इफ कंडीशन फॉल्स थी तभी ये कंडीशन रन होती है, ठीक है, और फिर चेक करता है अपनी कंडीशन कि क्या ये ट्रू है फॉल्स है, कि इसको अंदर जाना है कि नहीं जाना। एल्स क्या करता है, नो कंडीशन, जो भी लिखा होता है उसके अंदर वो उसको प्रिंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सारी चेक हो चुकी हैं, सारी कंडीशन चेक हो चुकी हैं, अब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, अब जो भी बचे हैं स्टूडेंट्स वो फेल ही हैं, तो हमने सिंपल प्रिंट फेल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इफ एल्स इफ की कंडीशंस थी, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने कहा कि क्या दोनों इक्वल हैं, क्या ए इक्वल इक्वल्स टू 3 है, हमने कहा हाँ है, या नहीं है, जो भी है। तो आपने देखना यहाँ पे क्या ए जो है ये असल में क्या कर रहे हैं हम, असल में ये जो काम हो रहा है ना, ये इस असल में इस तरह हो रहा है, लेट मी रीराइट इट। ये असल में इस तरह है कि ए के अंदर 5 है एंड बी के अंदर 7 है, ठीक है। वो हम मल्टी असाइनमेंट कर रहे थे एक में। तो हमने चेक करना है क्या ए के अंदर 3 है, क्या ए इक्वल इक्वल टू 3 है, क्योंकि नहीं है तो वो इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर अगली कंडीशन चेक करेंगे, क्या ए लेस देन है बी के, तो आप देखें क्या ए लेस देन बी है, हमने कहा हाँ है, तो वो ये प्रिंट कर देगा, वो आगे नहीं जाएगा, खत्म, ठीक है। तो ये वो था। अच्छा, यहाँ पे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें हमने क्या किया, पहले हमने इनपुट ली यूजर से, हमने कहा एंटर योर मार्क्स, उसने जो भी मार्क्स एंटर किए वो हमने स्टोर करवा लिए इस वाले वेरिएबल के अंदर। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन है 70 के या फिर इक्वल टू 70 के और लेस देन है 90 के। अगर तो मार्क्स जो हैं वो 70 और 90 की रेंज में आ रहे हैं तो देन वी हैव टू प्रिंट के आपको बी असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर तो मार्क्स 91 से ऊपर हैं तो आपको ए असाइन कर रहे हैं, अगर तो 50 से ऊपर है इक्वल टू है तो सी। तो ये कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशंस इससे यूज होती हैं कि अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो ये चेक करो, अगर ये नहीं करी तो नेक्स्ट चेक करो, अगर कोई भी नहीं रन की तो एल्स में जो भी लिखा है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। ओके। अच्छा, आपको मैं ना यहाँ पे टास्क दूंगा कि आपने बनाना है एक कैलकुलेटर, ठीक है। मैं लास्ट वाले 2 to 3 मिनट्स में आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि आपने उसमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसमें हम इफ एल्स यूज करेंगे, वो सारा काम जो यहाँ पे हो रहा है वो आप वहाँ पे करेंगे, ठीक है। शॉर्ट हैंड इफ, शॉर्ट हैंड इफ का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मार्क्स हैं 90, आपके पास एक ही कंडीशन है, आप कहते हैं कि प्रिंट कर दो कि यू आर टॉपर इफ मार्क्स क्या है ग्रेटर देन 90, एल्स करो एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एक ही स्टेटमेंट थी, एक ही कंडीशन थी, तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा प्रिंट करें यू आर अ टॉपर इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, एल्स प्रिंट दिस एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि मार्क्स क्या है हमारे पास, मार्क्स क्या है वो ग्रेटर देन 90 नहीं है, मार्क्स इक्वल टू 90 है। तो इस केस में हमने ये प्रिंट किया, ठीक है। तो ये है लाइक अगर आपके पास सिंपल एक इफ कंडीशन है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास एक स्टैंडर्ड वे है कि आपको इस तरह ही लिखना है, तो ये अच्छी बात है अगर आप कंसिस्टेंट रहे इसके साथ कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं तो प्रिंट कर दो टॉपर, एल्स प्रिंट कर दो एवरेज, कुछ इस तरह, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे वो यूज किया है कि अगर अगर तो ए जो है वो ग्रेटर देन है बी के तो प्रिंट कर दो ए, नहीं तो प्रिंट कर दो बी। सपोज हम ये चेक करें कि कौन सा ग्रेटर देन है इसमें, तो अगर तो ए ग्रेटर देन है तो ए प्रिंट कर दो, नहीं तो बी प्रिंट कर दो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर दो कंडीशन आपने चेक करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि इन सब में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ए जो है वो लेस देन है बी से, और ए जो है एक कंडीशन गलत लिखी है, ओके। जो भी कंडीशंस लिखी हैं कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि क्या दोनों कंडीशंस में से कोई एक ट्रू है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या दोनों ही ट्रू हैं, और इसे भी हम चेक कर रहे हैं क्या दोनों ही ट्रू हैं। तो उसी की बेस पे लेट्स रीराइट इट, इसको हम खुद से लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड
ए जो है वो सी से भी ग्रेटर है। अगर तो ए जो है, ओह माय गॉड, अगर तो ए जो है वो बी से भी ग्रेटर देन है और सी से भी, तो इसका मतलब ए ही वो एलिमेंट है जो इन सब से ग्रेटर है। ठीक है, ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं करती, लाइक दोनों में से एक भी ट्रू नहीं करती, तो हम चेक करेंगे कि बी को चेक करो, क्या बी ग्रेटर देन है ए से, एंड बी जो है वो ग्रेटर देन है सी से। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू करती हैं दोनों, तो इसका मतलब बी सबसे क्या है, ग्रेटेस्ट, राइट। अब आप देखिएगा, क्या हमें सी के लिए कंडीशन लिखने की जरूरत है, लाइक ये लिखने की जरूरत है हमें कि सी ग्रेटर देन है ए से एंड सी ग्रेटर देन है बी से? नहीं, क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया, ए को भी चेक कर लिया है एंड बी को भी चेक कर लिया है, दोनों ही जो है वो ग्रेटर देन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, जो बाकी बचा है वही ग्रेटर देन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एल्स, कि जो सा भी बच गया है, लाइक सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ये इफ कंडीशन है। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने दो कंडीशंस को यूज किया कि दोनों को हमने चेक करना है, तो फिर उसके लिए हमने आप एक ऑपरेटर यूज कर लिया। ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। नॉट क्या करता है, सिंपली आपकी कंडीशन को फॉल्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल इक्वल्स टू बी, अगर तो ये ट्रू है, मैं इसको इसको देखता हूँ, तो आप देखेंगे ट्रू है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं इफ नॉट ए इक्वल इक्वल्स टू बी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो भी आपका रिजल्ट है इसने उसको फॉल्स कर देना है। ठीक है, या अगेन से वही चीज़ है, यहाँ पे हम अगेन से कंडीशंस चेक कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा, नेस्टेड इफ, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था नेस्टेड, क्या पढ़ा था, नेस्टेड डिक्शनरी। वो क्या था, डिक्शनरी विद इन अ डिक्शनरी इज कॉल्ड अ नेस्टेड डिक्शनरी। तो सेम केस में यहाँ पे है, इफ कंडीशन विद इन अ इफ कंडीशन इज कॉल्ड अ नेस्टेड इफ कंडीशन। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे चेक करते हैं, जो हमने पहले चेक किया था कि क्या अटेंडेंस ग्रेटर देन है 70 के या इक्वल टू 70 के, एंड सीजीपीए है 3.1। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जो हमने पहले देखा कि हमने दोनों कंडीशंस को इकट्ठे चेक कर लिया। ठीक है, एक तरीका क्या है, पहले हमने चेक किया कि क्या अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस जो है वो ग्रेटर देन है 75 से, 70 से। अगर तो ग्रेटर देन या इक्वल टू है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, फिर एक और कंडीशन चेक करो। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मैंने क्या किया है, थोड़ी सी स्पेस दी है, उसके बाद मैंने इफ लिखा है। इसका क्या मतलब है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद अब आपने एक और कंडीशन चेक करनी है, वो क्या है, कि सीजीपीए इक्वल है ग्रेटर देन है 3.0 से। अगर तो ये भी कंडीशन ट्रू है, उसके अंदर हम ये एक और कंडीशन है, अगर तो वो भी ट्रू है, फिर प्रिंट करो टॉपर। एल्स क्या करो, एल्स करो प्रिंट एवरेज, जो भी है, वट, कुछ इस तरह का। तो आप देखें यहाँ पे इसका भी एल्स आ सकता है, इसका एल्स भी आ सकता है, क्योंकि हर इफ का एक एल्स होता है। तो आप देखें, इस इफ का एल्स यहाँ पे आएगा, एंड इस इफ का एल्स उसके बिल्कुल सीध में आएगा, ये वाला। तो आप यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं एल्स में कुछ भी, लाइक प्रिंट नॉट टॉपर। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने कहा कि पहले ये कंडीशन चेक करो। चेक कर ली, हम कंडीशन के अंदर चले गए, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी हमारे पास, अंदर चले गए हम, कंडीशन के अंदर आ गए। फिर हमने दोबारा चेक किया एक और कंडीशन को, कि क्या वो भी कंडीशन ट्रू है। अगर तो ट्रू है, फिर हमने यहाँ प्रिंट किया। पहले हमें करे थे, पहले हम यहाँ पे चेक करे थे, दोनों को इकट्ठे चेक करे थे, पहले हम यहाँ पे कर रहे थे इकट्ठे। अब हम कह रहे पहले ए को चेक करो, अगर तो वो ट्रू है तो फिर अंदर जाओ और दूसरे को चेक करो। ठीक है, कुछ इस तरह। ओके, तो ये था हमारे पास नेस्टेड इफ के, हम नेस्टेड इफ कैसे लिखते हैं और ये सारी चीज़ें। यहाँ पे भी इन्होंने नेस्टिव यूज़ किया है, ये इफ के अंदर इफ लिखी है और फिर इसको यूज़ किया है। पास स्टेटमेंट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है, फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन बी है, और आप इसके अंदर कुछ भी नहीं करना चाह रहे। ठीक है, लाइक आप चाहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ ना प्रिंट करना है, कुछ भी नहीं करना, तो सिंपली आप पास यूज़ कर दें। क्योंकि अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं लिखेंगे ना, कुछ भी नहीं लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, एरर देता है कि कुछ लिखें। तो अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपली आप लिख दें पास, तो
इट वुड वर्क, कुछ भी एरर नहीं देगा आपको, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इफ कंडीशंस के इफ कैसे काम करता है, एल्स इफ कैसे काम करता है, सॉरी एलिफ और एल्स, नेस्टेड इफ कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। तो आपके पास एक असाइनमेंट है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट डाउन कर लिए कुछ भी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यूजर से इनपुट लेनी है, ठीक है। इनपुट लिया आपने यूजर से, दो चीजें इनपुट लेनी है आपने। एक लेनी है एक इंटीजर, इंटीजर वन एज एन इनपुट, और एक इंटीजर टू लेना है एज एन इनपुट, ठीक है। दोनों होंगे आपके पास इंटीजर टाइप के, ठीक है। ये है आपके पास इनपुट। उसके बाद आपने एक इनपुट लेनी है ऑपरेटर की, लाइक ऑपरेटर माइट बी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ठीक है। जो कोई सा भी हो सकता है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इनपुट लेनी है आपको, दो इनपुट्स लेनी है, सॉरी तीन, इंटीजर वन, इंटीजर टू, और एक लेनी है आपको ऑपरेटर। अब आपको कंडीशंस लगानी है कि अगर तो ऑपरेटर आपके पास क्या है, अगर तो ऑपरेटर आपके पास ये है, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इंटीजर वन को और इंटीजर टू को प्लस करके उनका सम शो करवा देना, प्रिंट कर देना। अगर तो जो ऑपरेटर यूजर ने एंटर किया है वो माइनस है, तो आपको करना है इफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल्स टू माइनस, तो अगर फिर आपने करना है इंटीजर वन माइनस इंटीजर टू, और जो सा भी आपके पास रिजल्टेंट आएगा उसको आपने प्रिंट कर देना है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी, ठीक है। तो ये आपका टास्क है जो आपने करना है। अब मुझे ये बताएं कि कोई क्वेश्चन है आपका, एनी क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ओके, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो आज की जो है टॉपिक यहीं तक था, कंटेंट यहीं तक था, तो हम इसको जो है ना मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज, लेट मी एंड इट।